हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। तो डॉक्टर साहब अभी हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखेंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरा का पूरा मेडिसिन में करा दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट आपको मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अभी हम लोग देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। क्या देखेंगे? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है। और एक बात याद रखो, यूएस में जितनी भी कार्डियक अरेस्ट होती है, मोर देन 99% जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होते हैं? इस्कीमिया के कारण होते हैं, ठीक है। इस्कीमिया हार्ट डिजीजेज मेनली इन्वॉल्व द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, मेनली इन्वॉल्व द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। दिमाग में डाल लो, अगर कुछ भी होगा तो मेनली मोर देन 99% जो होगी वो क्या होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल इस्कीमिया होगी। क्या होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल इस्कीमिया, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहले क्या क्या हम लोगों को देखना है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में पहले इस्केमिक हार्ट डिजीज देखना है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीजेज देखना है, रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज एंड कार्डियोमायोपैथी। यूएसएमली के लिए कुछ होता है ऑर्टिक एन्यूरिज्म और ट्रोमेटिक ऑर्टिक रप्चर, ऑर्टिक डिसेक्शन, और भी बहुत चीज़ें हैं तो वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। कॉन्जेनिटल कार्डियक डिफेक्ट एसोसिएशन और हाइपरटेंशन तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हाइपरलिपिडेमिया, ये सारा कुछ इसमें मिल जाएगा, टेंशन ना लेना। आर्थरोस्क्लेरोसिस पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इस्कीमिया इस्कीमिया इस्कीमिया, अब इंडियन स्टूडेंट हूँ मैं तो इस्कीमिया ही बोलूँगा, ठीक है। बट यूएस में क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं, और इसका रियल प्रोनाउंसिएशन इस्कीमिया। तो इस्कीमिया होता क्या? डिक्रीज इन O2 सप्लाई, ठीक है। इस्कीमिया समझो ग्रुप ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम सिंड्रोम विच रिजल्ट ड्यू टू इम्बैलेंस इन O2 सप्लाई एंड डिमांड टू द मायोकार्डियम। मान लो O2 की डिमांड ज़्यादा, ऑक्सीजन की बॉडी में डिमांड ज़्यादा, बट ऑक्सीजन कम पहुंच रहा। क्यों कम मिल रहा? बिकॉज ऑफ इस्कीमिया, ठीक है। ब्लड की सप्लाई कम हो रही है। तो इस्कीमिया से क्या होता है? O2 की सप्लाई डिक्रीज़ होती है, अदर न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज़ होते हैं, और डिक्रीज़ इन वाश आउट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, डिक्रीज़ इन वाश आउट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। आइसोलेटेड हाइपोक्सेमिया क्या होता है? आइसोलेटेड हाइपोक्सेमिया में साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होता है, सीवियर अनीमिया होता है, और सीवियर पल्मोनरी डिजीज़, सीवियर पल्मोनरी डिजीज़। ओनली O2 सप्लाई डिक्रीजेस। समझ रहे हो ना? इस्कीमिया और आइसोलेटेड हाइपोक्सीमिया में फ़र्क होता है। आइसोलेटेड हाइपोक्सीमिया में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया। ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है ना, वो कम हो जाती है। बट इस्कीमिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, न्यूट्रिएंट्स जितने तरह के होते हैं उनकी सप्लाई कम हो जाती है, डिक्रीज इन वाश आउट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्लियर है? तो जितनी भी बीमारियां होगी मैक्सिमम इस्कीमिया के कारण होगा, ठीक है। मैक्सिमम किसके कारण होगा? इस्कीमिया के कारण होगा। और इस्कीमिया हाइपोक्सीमिया से बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इस्कीमिया हाइपोक्सीमिया से बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इस्कीमिया याद रखना हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल, मेनली मोर देन 99% केसेज में यूएस में देखा जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल इस्कीमिया हुआ रहता है, ठीक है। क्लियर है? दिमाग में रहेगा। अब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक, ये अगर देखना होगा तो WHO की ये देख लेना, ठीक है। करंट सिचुएशन 41 मिलियन डेथ होता है, क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज से 4%, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीजेस 44%, और ये जो 44% है ये सिर्फ मोर देन 99% इस्कीमिया के कारण होता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। कैंसर भी देख लो 22% है, ठीक है। क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज COPD वगैरह 9% है। एंड इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस आर द लीडिंग कॉज ऑफ ऑल मोर्टेलिटी इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। ऑल क्या, 100% तो नहीं ले सकते, पर मोर देन 99% बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या होता है? इस्कीमिक, ठीक है। अब आर्थरोस्क्लेरोसिस देखते हैं। तो आर्थरोस्क्लेरोसिस समझो कि ये क्या चीज़ है? डिजीज ऑफ इलास्टिक आर्टरीज एंड लार्ज एंड मीडियम साइज्ड मस्कुलर आर्टरीज, अ फॉर्म ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोसिस कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स इन इंटीमा, ठीक है। इंटीमा, क्लियर है? इंटीमा, इंटीमा क्या होता है? लेयर होती है, ठीक है। अब फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर आर्टरीज की होती है।
तो इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो होता है इंटीमा, ठीक है, ट्यूनिका एंटीना भी बोलते हैं, इंटीमा। तो अब हम लोग देखते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाओ, आर्थरोस्क्लेरोसिस लिटरली हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, इट इज़ अ जेनेरिक टर्म ऑफ फॉर थिकनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टेरियल वॉल्स। थ्री पैटर्न्स ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस आर रिकॉग्नाइज। थ्री पैटर्न्स क्या क्या होंगे, नॉर्मल आर्टरी से एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगी, फिर क्या होगी, फैटी स्ट्रिक फॉर्मेशन, फाइब्रस प्लाक फॉर्मेशन, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक स्टेबल प्लाक और स्टेबल आर्थ्रोमेटस प्लाक बोलते हैं इसे। सेकेंड होता है अनस्टेबल प्लाक और वल्नरेबल प्लाक टू एक्यूट डिसरप्शन। जो स्टेबल प्लाक होती है उसमें वेरी थिक फाइब्रस कैप देखने मिलता है, लेस फॉर्म सेल्स मिलते हैं, लेस मैक्रोफेजेस मिलते हैं, एक्टिंग एज अ फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन एट अर्ली स्टेज, इट डज नॉट प्रोड्यूस इस्कीमिया। इफ more than 70% luminal obstruction is there then it lead to इस्कीमिया, ठीक है। ओनली ड्यूरिंग इंक्रीज ऑफ O2 डिमांड, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी ना तभी होगा। एग्जाम्पल है पर्सन हैविंग हाइपरटेंशन, इस्कीमिया ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। हाइपरटेंशन है तो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो इस्कीमिया हो जाएगा, क्योंकि इस देखो एक क्या होता है, एक आप लोगों को एक नॉर्मल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। रिस्पायरेशन पढ़ोगे ना तो रिस्पायरेशन में एक प्लेजर मिलता है, ठीक है, एक प्लेजर वाली रिस्पायरेशन होती है या ऑक्सीजन डिमांड होती है, और एक अनप्लेजर वाली होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो प्लेजर वाली होती है, ठीक है। उतना डीप आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना फोकस रखो, एक्सरसाइज के टाइम पे जो होता है ना ऑक्सीजन चाहिए होता है, उस टाइम पे ऑक्सीजन कम मिल पाता है, ठीक है। क्यों होता है, पर्सन हैविंग हाइपरटेंशन, क्या चीज़, हाइपरटेंशन, क्लियर है। इफ़ मोर देन 90% ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इस्कीमिया ड्यूरिंग रेस्ट, बैठे बैठे भी इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अनस्टेबल प्लाक, वल्नरेबल प्लाक टू एक्यूट डिसरप्शन, इसमें क्या होगा, जो फाइब्रस कैप होंगे वो बहुत ज़्यादा थिन होगा। स्टेबल में क्या हो रहा था, फाइब्रस कैप थिक हो रहे थे, ठीक है, फोम सेल्स कम बन रहे थे, मैक्रोफेजेस कम थे, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, अनस्टेबल प्लाक में फाइब्रस कैप होंगे वो थिन होंगे, फोम सेल्स ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, मैक्रोफेजेस ज़्यादा होंगे, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फैट मैट्रिक्स, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होगी, अंडरगोज इरोजन एंड अल्सरेशन, ठीक है, अंडरगोज फिशरिंग और रप्चर, प्लेटिलेट एग्रीगेट इज फॉर्म, ठीक है, प्लेटिलेट एग्रीगेट इज फॉर्म। और ये जो होगा ना अल्सरेशन जो होगा लीड्स टू प्लेटिलेट प्लग और थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्या चीज़, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो गई। Due to high release of growth factor by platelets and macrophages, smooth muscles, the neovascularization increases and leads to intraplaque hemorrhage and plaque will simply balloon up, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या होगा, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्री पैटर्न्स कौन कौन से हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और है मॉन्कबर्ग मेडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड इम्पॉर्टेंट पैटर्न विल बी डिस्कस्ड फर्स्ट एंड इन डिटेल बिलो। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, अफेक्ट्स स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स, देयर आर टू anatomic variants, hyaline and hyperplastic, both associated with thickening of vessel walls with luminal narrowing that may cause downstream ischemic injury, ठीक है, downstream ischemic injury, मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन, देखेंगे हाइपरटेंशन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। एंड डायबिटीज़ मेलिटस, क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस विल बी डिस्क्राइब्ड लेटर इन दिस चैप्टर इन दिस सेक्शन ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन में देखेंगे। मॉन्कबर्ग मेडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस क्या होता है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैल्सिफिक डिपॉजिट इन मस्कुलर आर्टरीज, कैल्शियम की डिपॉजिट हो जाती है, कहाँ पे होती है, मस्कुलर आर्टरीज में, इन पर्सन ओल्डर देन एज 50 ईयर्स। 50 ईयर्स में ऐसे भी देखते हो तो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह भी देखने मिलता है, ठीक है। तो कैल्शियम रिलेटेड डिजीजेस 50 बरिस के ऊपर होना ही होना है, ठीक है। घुटनों में दर्द और न जाने कहाँ कहाँ दर्द होता है, ठीक है। डू नॉट इंक्रोच ऑन दी वेसल ल्यूमन,
अब देखते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे देखो आर्टरी स्क्लेरोसिस है मॉन्कबर्ग, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये आपको लाइनिंग दिख रही है, ये मॉन्कबर्ग स्क्लेरोसिस बहुत ही अनकॉमन होता है, ठीक है, बहुत ही अनकॉमन होता है। जो अफेक्ट करता है किसे करता है, मीडियम साइज्ड आर्टरीज जो होती है वो अफेक्टेड होती है, मीडियम साइज आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है। कैल्सिफिकेशन ऑफ इंटरनल इलास्टिक लेमिना एंड मीडिया ऑफ आर्टरीज, फिर क्या होगा, वैस्कुलर स्टीफनिंग, वैस्कुलर स्टीफनिंग विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, पिपेस्टम भी बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, पिपेस्टम। अपीयरेंस, एक्सरे अगर देखोगे ना तो एक्सरे में आपको बहुत अच्छे से देखने मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। इंटीमा इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, इंटीमा इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता, क्लियर है। और ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने नहीं मिलती है। तो यहाँ पे पढ़ लो क्या लिखा है, स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैल्सिफिक डिपॉजिट, ये देख लो ये, ठीक है, कैल्सिफिक डिपॉजिट in muscular arteries in person older than age 50 do not encourage on the vessels न्यूमन। अब यहाँ देखो आर्टरी स्क्लेरोसिस अफेक्ट स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स, ठीक है, मीडियम साइज्ड आर्टरीज बोल सकते हो इसे, क्लियर है। किस में देखने मिलेगा, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। अभी बताया मैंने, हाइपरटेंशन का केस में एक्सरसाइज वगैरह करोगे ऑक्सीजन की कमी होगी, और जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो आपको होने वाला है, ठीक है। और ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो तब तो भैया बैठे बैठे भी आपको इस्कीमिया हो जाएगी। बेस्ड ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चरल फीचर आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, लार्ज और इलास्टिक आर्टरीज, मीडियम साइज्ड और मस्कुलर आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स। atherosclerotic plaques developed primarily in elastic arteries and large and medium sized, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस किस में होता है, इलास्टिक आर्टरीज, लार्ज, मीडियम साइज, मेनली मीडियम साइज में आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो इसमें देख लो, इसमें आर्टरीज वगैरह को बताया, कोरोनरी आर्टरी जो होती है ना उसकी एक एक लेयर को इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लेना, थोड़ा इमेज बड़ा करते हैं और फिर समझते हैं। यहाँ पे देखो इसे जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना, फिर एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना हो गया, वो इंटरनल हो गया, पहला लेयर इंटीमा इनर मोस्ट, फिर आता है मीडिया, फिर होता है एडवेंटिया, ठीक है, क्या होता है, एडवेंटिटिया, ठीक है, क्लियर है। अब कैसे क्या जमा होता है वो देखो, पहले इंडोथेलियम होती है, स्मूथ मसल्स होती है, ल्यूमेन होती है, तो उसमें होता है नॉर्मल आर्टरी बोलते हैं। अब एंडोथेलियल में डिसफंक्शन देखने मिलता है, एंडोथेलियल में डिसफंक्शन देखने मिलता है, मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो ग्रो करने स्टार्ट करते हैं, और जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं। फिर क्या होता है, फैटी स्ट्रीक फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन, फैटी स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है। एलडीएल लैडेन मैक्रोफेजेस इंक्रीज करते हैं, फैटी स्ट्रीक फॉर्म करता है, फोम सेल्स बनते हैं, ठीक है, और फोम सेल्स बढ़ते जाते हैं, फोम सेल्स बढ़ते हैं तो फाइब्रस प्लाक इंक्रीज करता है, जिसे बोलते हैं फाइब्रस प्लाक फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे करके स्टेप चलता है, क्लियर है। देखो लार्ज आर्टरीज में ये सारा कुछ हिस्टोलॉजी वगैरह आपको समझाया हुआ है, तो ये हिस्टोलॉजी वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। लार्ज आर्टरीज, इलास्टिक आर्टरीज, एंडोथेलियम, ट्यूनिका इंटीमा, और फिर है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ पूछेगा एग्ज़ाम में, ठीक ना। तो अच्छे से इसे देख लेना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद से समझ सकते हो, और इसमें कुछ भी नहीं है, आपको देखना होगा इमेज और आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। अच्छा, इसे ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर क्यों बोलते हैं, एंडोथेलियम देखो कैसे है, ऐसे करके एंडोथेलियम है, ठीक है। फिर ट्यूनिका एडवेंटिया सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसका क्या कहानी है, तो ऐसे करके चीज़ों को समझना होगा। लार्ज आर्टरीज में कैसे दिखते हैं और मीडियम आर्टरीज में कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब ट्यूनिका इंटीमा देखो, ट्यूनिका इंटीमा दिख रहा हो, फ्यू स्मूथ मसल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फ्यू स्मूथ मसल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू, इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन दिख रही है यहाँ पे, और एंडोथेलियोसाइट्स। अब आर्थरोस्क्लेरोसिस देखते हैं अच्छे से, ठीक है।
बता चुका हूँ मैं क्या क्या होगा, बस उसी को आप लोग देख लो। आर्थरोस्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटिमल लेजन, आर्थरोस्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटिमल लेजन्स कॉल्ड आर्थ्रोमास, ठीक है, आर्थ्रोमास और आर्थ्रोमेटस और फाइब्रोफैटी प्लाक्स विच protrude into and obstruct vascular lumens and weaken the underlying media. They may lead to serious complication. क्या क्या हो सकता है? एन्यूजीमा होता है, इस्कीमिया होता है, इन्फार्क्ट्स होता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेस हो सकती है, थ्रोम्बस हो सकती है, इम्बोली होगी और इतना सारा कुछ होगा। तो क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो भैया कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ब्लड पहुँचेगा नहीं, कार्डियक अरेस्ट होना ही होना, ठीक है। हार्ट फेलियर हो रहा, कार्डियक अरेस्ट नहीं, ठीक है, हार्ट फेलियर होगा। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से कंट्रोल होता है और हार्ट फेलियर अलग चीज़ होता है, ठीक है। अब देखो एक, देखो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिस्क फैक्टर। पहला है डिसलिपिडेमिया, ये देखेंगे अभी। डिसलिपिडेमिया क्या होता है? हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम, टोबैको और स्मोकिंग वगैरह करते हो तब तो ये तो एम्फीजेमा वगैरह करेगा और बहुत ही डेंजरस होगा। ओवरवेट, ओबेसिटी वगैरह के कारण भी होता है, ठीक है। तो अपना बीएमआई वगैरह सारा कुछ ठीक रखना चाहिए। तो पेशेंट का भी सबसे पहले बीएमआई देखना, ठीक है। सेडेंटरी देख लो, आर्थरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होगा, मैक्सिमम चीज़ें इसमें आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि ये सारा कुछ अब नॉर्मल ऐसे भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। एलडीएल जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एलडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। सीएम काइलोमिक्रा होता है, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अगर एलडीएल इंक्रीज़ करता है, एलडीएल इंक्रीज़ करता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ करेगा, प्लाक की फॉर्मेशन इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। यही तो जमा होता है, इसी को तो बोलते हैं प्लाक, ठीक है। यही जमा हो जाता है जिसके कारण क्या होती है? ब्लड फ्लो धीमी हो जाती है, ठीक है, अब रुक जाती है, जिसके कारण हाइपरटेंशन देखने मिलता है। सीएम काइलोमाइक्रा, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाइपरलिपिडेमिया, देखो हाइपरलिपिडेमिया में क्या होता है? इंक्रीज एलडीएल एंड इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स लेवल इज द मेजर रिस्क। इंक्रीज्ड एलडीएल एंड इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स लेवल्स इज द मेजर रिस्क, ठीक है। सीएम ठीक है, वीएलडीएल ठीक है, एचडीएल तो गुड है, तो एचडीएल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो है एलडीएल, ठीक है। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। पैथोजेनेसिस रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस, दिस मॉडल व्यूज आर्थरोस्क्लेरोसिस एज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द आर्टेरियल वॉल टू एंडोथेलियल इंजरी। लेजन प्रोग्रेशन इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन ऑफ मॉडिफाइड लिपोप्रोटीन्स, मोनोसाइट derived macrophages, T lymphocytes and the cellular constituents of the arterial wall, ठीक है। अब देखो क्रोनिक एंडोथेलियल इंजरी, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स मेनली एलडीएल के कारण, मॉडिफिकेशन ऑफ लेजनल लिपोप्रोटीन बाय ऑक्सीडेशन, स्टेप्स वगैरह देखते हैं पैथोजेनेसिस के, ठीक है। क्रोनिक एंडोथेलियल इंजरी यूजुअली सबटल विथ रिजल्टेंट एंडोथेलियल डिसफंक्शन यील्डिंग इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी। क्या होगा? परमिएबिलिटी इंक्रीज्ड होगी। ल्यूकोसाइट एडेशन एंड थ्रोम्बोटिक पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर है। एक्यूमुलेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स मेनली एलडीएल विथ इट्स हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन द वेसल वॉल, ठीक है, विथ its high cholesterol content in the vessel wall. Modification of lesional lipoproteins by oxidation, addition of blood monocytes and other leukocytes to the endothelium, followed by their migration into the intima and their transformation into macrophages and foam cells. जो foam cells आपको मैंने बताया, टेक ऑफ लिपोप्रोटीन्स इनटू मैक्रोफेजेस, ठीक है। फोम सेल्स किस में इंक्रीज करता है? जल्दी जल्दी बता दो।
स्टेबल में होता है या अनस्टेबल में होता है, स्टेबल प्लाक या अनस्टेबल प्लाक। जो अनस्टेबल प्लाक होता है ना वो बहुत ही डेंजरस होता है। उसमें क्या होती है, उसमें फोम सेल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मोर फोम सेल्स, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फैट और मैट्रिक्सेस, मोर मैक्रोफेजेस और वेरी थिन फाइब्रस कैप देखने मिलता है, ठीक है। और जो स्टेबल होती है इसमें फोम सेल्स कम मिलेगा, मैक्रोफेजेस कम मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो फोम सेल्स किस में ज़्यादा मिलती है, अनस्टेबल में। 6 नंबर में है रिलीज ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम एक्टिवेटेड प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स सारा कुछ ये मैंने बता दिया है, ठीक है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो होगी, ठीक है, लीड्स टू प्लेटिलेट प्लग और थ्रोम्बस फॉर्मेशन। रिलीज ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम एक्टिवेटेड प्लेटिलेट्स, मैक्रोफेजेस और वेस्कुलर सेल डेट कॉजेज माइग्रेशन ऑफ एसएमसीएस फ्रॉम मीडिया इनटू द इंटीमा, ठीक है, अंदर की तरफ जा रही है। प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स इन द इंटीमा एंड elaboration of extracellular matrix leading to accumulation of collagen and proteoglycans, enhanced accumulation of lipids both within cell macrophages and SMCs and extracellularly, ठीक है, क्लियर है। ये देख लो, ये सारा कुछ यहाँ पे समझाया हुआ है कैसे क्या होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। फिर देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मोनोसाइट एक्टिवेशन होती है। मोनोसाइट एक्टिवेशन के बाद ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल यहाँ पे आता है। फोम सेल्स की नंबर इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे फोम सेल्स की नंबर इंक्रीज करेगी तो लिपिड पूल बनेगा। लिपिड पूल में एक्सपोजर ऑफ मैट्रिसेस टू प्लेटिलेट्स एंड म्यूरल थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एंडोथेलियल सेल डिस्ट्रक्शन होगी और ये सारा का सारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। फाइब्रस कैप फॉर्मेशन होगा, क्लियर है, फाइब्रस कैप फॉर्मेशन वगैरह होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद साइटोकाइंस स्टिमुलेट स्मूथ मसल सेल्स, ये वाली स्टेप, क्लियर है, देख लेना एक बार। अब इसे भी देख लेना, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर जो था वही सारा कुछ लिखा हुआ। टॉक्सिन, हेमोडाइनेमिक फैक्टर्स, इम्यून रिएक्शन और वायरसेस के कारण क्या होगा, एंडोथेलियल इंजरी और डिसफंक्शन कैसे होगा, मोनोसाइट एडेशन एंड इमाइग्रेशन इनटू इंटीमा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनोसाइट एडेशन एंड इमिग्रेशन इनटू इंटीमा। अब धीरे 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 एलडीएल की फॉर्मेशन होगी और एलडीएल इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल मैक्रोफेजेस के साथ जा कर के क्या करेगा, लिपिड अपटेक, ठीक है, क्या होगा, लिपिड अपटेक। लिपिड अपटेक जैसे होगी फोम सेल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स विया एचडीएल। एचडीएल ठीक है, ठीक है, एचडीएल नॉर्मल अच्छी कोलेस्ट्रॉल है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल, बट ये जो एलडीएल है ना ये बहुत ही गंदी है। और स्टार्ट देखो कैसे हो रहा है, ल्यूमेन में, एंडोथेलियम में, फिर इंटीमा में, ठीक है, फिर इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, फिर मीडिया। और ये इंटीमा जो है इनर मोस्ट लेयर है और यहीं पे सारा कुछ होता है, ठीक है, क्लियर है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिंथेसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, येलो येलो जो दिख रहा है ना वही है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड एंड नेक्रोटिक सेल्स, नेक्रोटिक सेल्स दिख रही है आप लोगों को, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये और ये दिख रहा है ना नेक्रोटिक सेल्स। नेक्रोसिस वगैरह मैंने पढ़ा रखा है सारा कुछ, कैंसर हो जाएगा फिर आगे चल करके, ठीक है, देख लेना इसे। नॉर्मल वेजल से प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाक, प्लाक की फॉर्मेशन कैसी हो रही है ये सारा कुछ इसमें दिखा रहा है। अब ये सारा मैंने बता दिया, फॉर फैटी स्ट्रिक, फाइब्रस प्लाक, एथ्रोमेटस प्लाक और फिर एडवांस्ड लेजन्स। अब इसे सिर्फ देख लो कैसे क्या होता है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हैव 3 प्रिंसिपल component cells including SMCs, macrophages, foam cells and other leukocytes, ECM, extracellular matrix including collagen, elastic fibers and proteoglycans, intracellular and extracellular fluid. This component occurs in varying proportions and configuration in different lesions, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है मोनोसिस्ट, ठीक है, ये मोनोसिस्ट, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, मैक्रोफेजेस, फोम सेल्स, ध्यान से देख लो, ठीक है, ये अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है।
फैटी स्टिक्स आर दी अर्लीस्ट लेजन ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस। सही बात है भैया। पहले तो फैटी स्टिक फॉर्मेशन होगी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली दे आर composed of lipid filled foam cells। they are composed of lipid filled foam cells, ठीक है। grossly fatty streaks begin as multiple yellow flat spots less than 1 millimeter in diameter that coalesces into elongated streaks 1 centimeter long or longer। तो ये सारा कुछ एक्सरे करोगे पेशेंट का तो चेस्ट एक्सरे में सारा कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली रेज्ड एंड दस डू नॉट कॉज एनी डिस्टर्बेंस इन ब्लड फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इसीलिए तो मालूम नहीं चल पाता है। इनिशियल अगर मालूम चल जाए तो तुरंत ठीक हो जाएगा, डेंजरस कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। आर्थरोस्क्लेरोसिस नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी। बट कब मालूम चल जाता है, जब पूरी की पूरी प्लाक फॉर्मेशन इंक्रीज़ कर जाती है और क्या होता है, एक दो बार हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है, ठीक है। तब जा कर के मालूम चलता है ऐसा ऐसा केसेस है। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको अच्छे से मिल रहा होगा, ये देखो ये चीज़, ठीक है। इसे ध्यान से देख लो। ओटा विथ फैटी स्टिक्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फैटी स्टिक्स है ये सब। एसोसिएटेड लार्जली विथ द ओस्टिया और ब्रांच वेसल्स। बी नंबर में जो है ये क्लोजअप फोटोग्राफ ऑफ फैटी स्टिक्स, फैटी स्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फैटी स्टिक्स। क्लियर है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक रैबिट का है ये, ठीक है। सोन फॉलोइंग स्टेनिंग विथ सूडान रेड और लिपिड सोल्यूबल डाई। तो पढ़ लेना ये सारा कुछ, बट ये याद रखना आप लोग, फिगर नंबर ए। अब यहाँ पे देखो, स्मूथ मसल माइग्रेशन, फोम सेल फॉर्मेशन, टी सेल एक्टिवेशन, एडेरेंस एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटिलेट्स, एडेरेंस एंड एंट्री ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये देखो ये फैटी स्ट्रिक है, ये क्या है, फैटी स्ट्रिक। हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है ये सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखो फोम सेल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये फोम सेल्स, फाइब्रस प्लाक देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, ये सारा कुछ देख लो। mild atherosclerosis composed of fibrous plaques, one of which is denoted by arrow। ये चीज़ है, ठीक है। देखो फाइब्रस कैप फॉर्मेशन, एक एक स्टेप इसमें समझाया हुआ है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। फाइब्रस कैप की फॉर्मेशन वगैरह, फाइब्रस कैप देखो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा, और ये स्टेबल में थिक होता है और अनस्टेबल में थिन होता है। फॉर्मेशन ऑफ नेक्रोटिक कोर, यहाँ पे देखो हल्का हल्का सा, ये देखो, ठीक है। फिर मैक्रोफेजेस एक्युमुलेशन होगा। क्लियर है। फाइब्रस कैप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ, ठीक है। डायग्राम देखते जाओ, बहुत आसान है। स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजेस, फोम सेल्स, लिम्फोसाइट, कोलाजेन, इलास्टिन, प्रोटियोग्लाइकेंस, न्यूवास्कुलराइजेशन। तो इसमें कर लोगे कौन कौन सा क्या क्या है। नेक्रोटिक सेंटर, ये देख लो, ये नेक्रोटिक सेंटर है, ठीक है। Surface of the plaque is large number of hyperplastic fibrous tissue. The right side of the center of the lesion, the right side of the center of the lesion, cholesterol crystal and amorphous substance, and the left side is a foam cell। लेफ्ट साइड में फोम सेल है और राइट साइड में कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। वही है। फिर एथ्रोमेटस प्लाक की फॉर्मेशन, ठीक है। फ्री रेडिकल फोम सेल्स, देखो फोम सेल्स इंक्रीज करेगा, लिपिड एक्यूमुलेट करेगा, सेल की डेथ होगी, तभी तो नेक्रोसिस होगी। येलो सॉफ्ट नोड्स आर एथ्रोमा, ये जो है एथ्रोमा है, ठीक है। क्या है, एथ्रोमा। विथ प्रोसेस डेवलपिंग प्लाक रप्चर ऑन द सरफेस ऑफ एथ्रोमा। कैल्सिफिकेशन होगी, अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कैल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्शियम डिपॉजिट करता है, जिसके कारण अल्सरेशन वगैरह भी देखने मिलता है, ठीक है। हाईली चेंज फाइब्रस कैप,
यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, और ये देख लो नेक्रोसिस, सारे हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है। एडवांस्ड लेजन, हैमरेज इनटू अ प्लाक, फोकल रप्चर, अल्सरेशन बता दिया, सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस, कैल्सिफिकेशन देखने मिलेगा, एनूरिज्म फॉर्मेशन। ठीक है, एनूरिज्म होगा, एनूरिज्म इस्कीमिया, इन्फार्क्ट, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, थ्रोम्बस और इम्बोली। ठीक है, हैमरेज इनटू अ प्लाक एक्सपेंडिंग इट्स वॉल्यूम, देखो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, फोकल रप्चर, अल्सरेशन देख लो, यहाँ पे अल्सरेशन दिखने मिल रहा। एम्बोलिज्म, एक्सपोजिंग दी थ्रोम्बोजेनिक सब एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन टू ब्लड। प्लाक रप्चर विदाउट सुपरइम्पोज थ्रोम्बस इन अ पेशेंट हु डाइड सडनली। ठीक है, तुरंत डेथ हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, हार्ट अटैक। सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस, ठीक है, डायग्राम देख लेना ये सब। एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एन एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक, यहाँ पे देख लो। ठीक है, विथ फोकल डिसरप्शन ऑफ द फाइब्रस कैप ट्रिगरिंग फैटल माइकोकार्डियल इन्फेक्शन। देखेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है देखेंगे। ठीक है, ये देख लो क्रॉस सेक्शन कोरोनरी आर्टरी का। ठीक है, अच्छे से देख लो इसे। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। एन्यूरिज्मल डायलेशन, atherosclerosis induced pressure or ischemic atrophy of the underlying media with loss of elastic tissue causes structural weakening. That can lead to aneurysmal dilation and rupture. That can lead to aneurysmal dilation and rupture. ठीक है, तो एन्यूरिज्मल डायलेशन किसके कारण होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है, इंड्यूस्ड प्रेशर और इस्केमिक एट्रोफी। ठीक है, एट्रोफी भी आपको देखने मिलेगी इसमें ऑफ द अंडरलाइंग मीडिया विथ लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू कॉजेज स्ट्रक्चरल वीकनिंग एंड दैट कैन लीड टू एन्यूरिज्मल डायलेशन एंड रप्चर। ठीक है, नॉर्मल वेजल है, ट्रू एन्यूरिज्म और ट्रू एन्यूरिज्म फ्यूजिफ। तो ये देख लो क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्टिक मीडिया, एन्यूरिज्म और नॉर्मल। ठीक है, डिफरेंस आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। तो अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और बाकी देखेंगे ये सारा कुछ नेक्स्ट क्लास में, एब्डोमिनल ऑर्टा वगैरह ये सारा कुछ। ठीक है, क्लिनिकल इफेक्ट्स वगैरह सारा कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टरी और एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ लिम्ब आर्टरी। ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।